मैं अहमद फलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम जो है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का फर्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जो है पदार्थ के प्रकार जो है देखे हैं। आज हम जो है पदार्थ के कुछ गुणधर्म के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ में कौन कौन से गुणधर्म होता है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे भाई। तो अगर हम पदार्थ की बात करें तो जो पदार्थ होता है तो सभी प्रकार के पदार्थ में कुछ न कुछ क्या होता है, गुणधर्म पाया जाता है। कुछ न कुछ क्या होता है, उसमें गुणधर्म होता है। तो यहाँ पर पदार्थ में पाए जाने वाले जो गुणधर्म हैं उस गुणधर्म को दो प्रकार से क्या करते हैं, बांट के पढ़ते हैं। जिसमें से एक गुणधर्म होता है आपका भौतिक गुणधर्म और एक होता है हमारा रासायनिक गुणधर्म। तो इस प्रकार से जो पदार्थ के गुण है उसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं भाई, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम लोग जानते हैं भौतिक गुणधर्म क्या होता है। ये है हमारा भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए, बिना चेंज किए, है ना, मापा जा सकता है। ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उसे पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत रखते हैं। जैसे रंग, गंध, है ना, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, द्रव्यमान, ये ऐसे हमारे पदार्थ के गुण होते हैं जो पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। अर्थात ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ऐसे गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। और जिसके उदाहरण यहाँ पर क्या किया गया है, आपको बताया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा गुणधर्म भाई, भौतिक गुणधर्म। दूसरा हमारा गुणधर्म है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म पदार्थ के वे गुणधर्म होते हैं जिन गुणधर्मों का जो मापन है वो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करने के बाद, पदार्थ के जो भी संगठन है उसमें अगर हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, तब जा कर के हमको क्या होता है, वो जानकारी प्राप्त होता है। तो वो जो गुण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन के पश्चात क्या किया जा सकता है, नापा जाता है या नापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया जो है आता है। जैसे यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है ना, ये सारे जो प्रक्रिया होते हैं वो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीक़ा से पदार्थ के कितने गुणधर्म होते हैं, दो गुणधर्म होते हैं भाई, एक भौतिक और एक हो गया रासायनिक। अब जो है देखें तो इन दोनों गुणधर्म के अलावा पदार्थ के कुछ गुणधर्म ऐसे भी होते हैं जो मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, आयतन है, ये ऐसे गुणधर्म हैं जो मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। और पदार्थ के ऐसे जो गुणधर्म हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग भौतिक राशि के नाम से जानते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसे गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं या भौतिक राशियाँ जो है कहा जाता है। ये जो भौतिक राशियाँ होती है ये भौतिक राशियाँ के दो भाग होते हैं, या भौतिक राशियाँ का जो मापन होता है उसके लिए दो भाग जो है होते हैं, या भौतिक राशि को दो भाग में हम लोग क्या करके हैं, बांट के पढ़ते हैं। जिसमें से पहला जो भाग होता है, ये पहला भाग क्या होता है हमारा, संख्या या आंकिक मान होता है। और दूसरा भाग क्या होता है हमारा, इकाई होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, जैसे बोल देते हैं 5 लीटर दूध है, तो उसमें से जो 5 होता है वो उसका क्या होता है, हमारा संख्या को प्रदर्शित करता है। और ये जो लीटर होता है वो उसके किसको शो करता है, इकाई को क्या करता है, शो करता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक राशियाँ के बारे में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब यहाँ से हमको एक नया चीज़ प्राप्त होता है, वो क्या होता है, हमारा इकाई होता है। यहाँ पर जो इकाई होता है उसको जो है दो भागों में बांट के क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। एक होता है मूल इकाई, मूल इकाई, इसी को मूल मात्रक भी बोलते हैं। और एक क्या होता है हमारा, व्युत्पन्न इकाई, है ना। तो इस प्रकार से इकाई को कितने भागों में बांटते हैं भाई, दो भागों में। एक मूल इकाई या इसी को मूल मात्रक कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। तो हम पहले किसको देखते हैं भाई, मूल इकाई को देखते हैं, मूल मात्रक को देखते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक क्या है भाई, मूल मात्रक या मूल इकाई, या इसी को आधारभूत इकाई के भी नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है, तो मूल इकाई एक ऐसा इकाई
होता है जो बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात ये जो इकाई है वो किसी दूसरे इकाई से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है ना। मतलब ये स्वतंत्र इकाई होता है जो अन्य इकाइयों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो इकाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम जो है मूल इकाई के नाम से जानते हैं, मूल इकाई कहते हैं। ये जो मूल इकाई जो था वो प्रारंभ में इसकी संख्या केवल कितनी थी, 3 थी, जिसमें से आपका एक था द्रव्यमान, एक था लंबाई और एक था समय। समय के साथ धीरे धीरे और मूल मात्रक की आवश्यकता महसूस की गई और आज के डेट में इनकी जो है टोटल, अगर हम मात्रा की बात करें, टोटल संख्या की बात करें तो आज कितने मात्रा है इसके, टोटल 7 मात्रक हैं, जिसमें से द्रव्यमान पहले था, लंबाई भी पहले था, समय भी पहले था, लेकिन समय के साथ जो है और आवश्यकता महसूस की गई और बाद में तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता की खोज की गई। और इस प्रकार से अभी के डेट में जो है कुल साल जो है मूल मात्रक हमारे पास उपलब्ध है भाई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मूल इकाई या मूल मात्रक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये जो मूल मात्रक होता है, इस मूल मात्रक को जो है कुछ पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे इसमें मूल मात्रक है, जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है और आपका क्या है, समय है। तो इसको दर्शाने के लिए कुछ पद्धतियां यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, जिसको हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है मात्रकों की पद्धतियों में कुछ और बात कर लेते हैं। पुराने जो ज़माने था उस समय जो है बहुत सारे मात्रकों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। जैसे फरलांग है, समय, उसके अलावा मील है, गज है, ऐसे, ठीक है, लेकिन वो जो है उतना उपयुक्त नहीं था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या है, हमारे जो भी द्रव्यमान है, लंबाई है या जो समय है, इन मात्रकों को दर्शाने के लिए यहाँ पर कुछ पद्धतियाँ बताई गई है। उन पद्धतियों को हमको आगे क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर जो भी पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों को फिलहाल 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिनमें से पहला पद्धति है हमारा CGS पद्धति, एक है हमारा FPS पद्धति, है ना, ये हमारे FPS पद्धति, और एक होता है MKS पद्धति। तो पहले हमको क्या देखना है, हमारा CGS पद्धति देखना है। CGS पद्धति क्या होता है, तो CGS पद्धति में जो हमारा क्या होता है, जो C होता है, ये C आपका क्या होता है, हमारा सेंटीमीटर को क्या करता है, शो करता है। G जो होता है वो ग्राम को शो करता है और S जो है वो सेकेंड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सेंटीमीटर जो होता है ये लंबाई को क्या करता है, शो करता है, या लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राम जो होता है वो द्रव्यमान को क्या करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और सेकंड जो होता है वो समय को मापने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अर्थात CGS पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं और सेकेंड को समय को मापने के लिए सेकेंड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस पद्धति के अंतर्गत, CGS पद्धति के अंतर्गत। तो इस तरीक़े से CGS पद्धति को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। दूसरा हमारा पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति क्या होता है, इस FPS पद्धति में अगर हम देखें तो हमारा जो F होता है इसका मतलब फुट होता है, और फुट जो होता है हमारा, ये फुट जो है आपका लंबाई को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम जो है पाउंड की बात करें तो पाउंड जो है द्रव्यमान को शो करता है, और जो सेकेंड है ये सेकेंड आपका समय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें द्रव्यमान को मापने के लिए हम जो है पाउंड का प्रयोग करते हैं, लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग करते हैं, और समय को मापने के लिए हम लोग जो है सेकेंड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से FPS पद्धति को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसमें एक और पद्धति है हमारा, वो है हमारा MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता है, तो MKS पद्धति में जो हमारा क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है ना, साथ में क्या होता है, जो लंबाई होता है और समय जो होता है उसको जो है अलग अलग स्थिति, जैसे हमारा क्या होता है, M का मतलब होता है आपका क्या होता है, आपका मीटर होता है। मतलब M जो होता है वो मीटर होता है। मीटर जो होता है वो किसको शो करता है भाई, लंबाई को शो करता है। K जो है किलोग्राम होता है। किलोग्राम जो होता है वो किसको शो करता है, द्रव्यमान को शो करता है। और इसका मतलब सेकेंड होता है जो समय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब ये है कि MKS पद्धति वह पद्धति होता है जिसमें द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है,
लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है और समय को मापने के लिए जो है सेकेंड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इकाइयों को नापने के लिए कुछ पद्धतियाँ यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ लिए आपका CGS पद्धति, दूसरा हम लोग पढ़ लिए FPS पद्धति और थर्ड पढ़ लिए हम लोग MKS पद्धति। अब इन पद्धतियों में और जो है देखें तो एक पद्धति और दिया गया है, एक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना, जिसे हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये पद्धति उन तीनों पद्धतियों की अपेक्षा बढ़िया है, अच्छा है ना, और इसी का ज़्यादातर अभी क्या किया जाता है, उपयोग में जो है लाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी मात्रकों की पद्धतियां हैं उनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम देखेंगे भाई द्रव्यमान और क्या देखेंगे, भार देखेंगे। तो द्रव्यमान क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होता है, अगर उस पर क्या करता है, जो मान निर्भर करता है, उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब होता है द्रव्यमान पदार्थों की जो क्या होता है, या पदार्थों में पाए जाने वाले द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पदार्थों में उपस्थित है ना, पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ये पदार्थ का द्रव्यमान पदार्थ में उपस्थित है ना, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो पदार्थ या किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह उस पदार्थ में उपस्थित जो द्रव्य की क्या होता है, हमारा जो मात्रा होता है, उस मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान और क्या देखते हैं, थोड़ा सा भार देखते हैं। द्रव्यमान और भार क्या होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होता है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पदार्थ है और इस पदार्थ के अंदर मान लो जो है यहाँ पर 6 कण हैं, तो 6 कण की बात करें, और एक और पदार्थ है जहाँ पर कणों की संख्या क्या है, हमारा 5 है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, और इसका द्रव्यमान क्या होगा, आपका कम होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह उस पदार्थ में उपस्थित जो क्या होता है, जो कण होता है या जो द्रव्य है, उनकी मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर हम भार की बात करें तो जो भार होता है वो भार जो है पदार्थ के द्रव्यमान है ना, और साथ में जो क्या होता है, जो गुरुत्व जो बल होता है ना, गुरुत्व जो हमारा क्या होता है, जो बल होता है, इसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ का जो भार होता है वह भार उस पदार्थ के द्रव्यमान और उसके गुरुत्व बल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये है कि हमारा जो क्या होता है, जो भार होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है ना, और हमारा जो क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। जबकि जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित जो क्या होता है, पदार्थ की जो मात्रा है या द्रव्य की जो मात्रा है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, हमारा अपरिवर्तित रहता है भाई, ये हमारा क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। कौन सा, हमारा जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित रहता है ना। कहीं भी जाके हम अगर द्रव्यमान की बात करें तो हर जगह द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो भार जो होता है वो क्या होता है, आपका जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या होते जाता है, आपका परिवर्तित होते जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपना द्रव्यमान की बात करूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 50 kg का हूँ, है ना, तो मेरा द्रव्यमान कितना है, 50 kg है। तो मैं कहीं भी जाके अगर उसको देखूँ तो मेरा द्रव्यमान कभी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपना भार की बात करूँ तो क्या होता है, मेरा भार जो है समय के हिसाब से या स्थान के हिसाब से क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं अगर चंद्रमा में जाके क्या करता हूँ, अपना भार अगर देखता हूँ तो वहाँ पर मेरा भार क्या होता है, अलग होता है। पृथ्वी पर मेरा भार क्या होता है, अलग होता है। तो इस तरीक़ा से भार क्या होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। और किसी भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का जो भार होता है वो भार पृथ्वी के गुरुत्व बल जो होता है ना, उसका मान रख के और उस पदार्थ का द्रव्यमान रख के क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमको किसी पदार्थ का क्या निकालना है,
पदार्थ का भार जो है हमको निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसको लेना पड़ेगा और साथ में हमारा जो क्या है, हमारा पृथ्वी का जो क्या होता है, गुरुत्व जो बल होता है उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है मान लिया जाए किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना है, हमारा 100 किलो है, 100 kg है, और पृथ्वी का गुरुत्व बल कितना होता है भाई, हमारा 9.8 क्या होता है आपका मीटर पर, है ना, सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 को कितना से गुणा कर देते हैं हम लोग, 9.8 से क्या कर देते हैं, आप गुणा कर देते हैं, तो अंततः जो है उस पदार्थ का जो भार जो होता है वो क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया भाई हमारा द्रव्यमान और भार का थोड़ा सा जानकारी। अब जो है यहाँ पर किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है ना, उसको यहाँ पर जो है दर्शाने के लिए हमारे लैब में, है ना, या उनको प्रदर्शित करने के लिए लैब में बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ मापक होते हैं जिसके द्वारा पदार्थ के जो द्रव्यमान है, पदार्थ के जो आयतन हैं, उसके अलावा ताप है, उसको क्या किया जाता है, मापा जाता है या उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं कि द्रव्यमान का जो मापन होता है, उस मापन करने के लिए या द्रव्यमान को मापने के लिए लैब में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो है या उपकरण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ उपकरण आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला, ये आपका जो होता है, ये आपका आयतन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ब्यूरेट है ना, उसके बाद ग्रेटुटेट पिपेट है। तो इस प्रकार से जो है लैब में आयतन को मापने के लिए कुछ मात्रक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारा क्या होता है, फ्लास्क होता है, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसके अलावा आपका जो है आपका एक कोनिकल फ्लास्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्या होते हैं हमारे जो आयतन को मापने के लिए यंत्र लैब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर द्रव्यमान को मापने के लिए बहुत सारे क्या किया जाता है, यंत्र का उपयोग जो है लैब में किया जाता है भाई। जैसे यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, भौतिक तुला होता है, जो कि द्रव्यमान मापन के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके अलावा और कई क्या होते हैं हमारे तुला, यहाँ पर जो है लैब में किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को मापने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आजकल जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जो तुला है उसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ये द्रव्यमान को मापने के लिए कुछ क्या होते हैं, मापक यंत्र जो लैब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार ताप को मापने के लिए भी बहुत सारे मापक यंत्र लैब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे आपका उसमें मेन आता है हमारा थर्मामीटर आता है ना। थर्मामीटर कई प्रकार का होता है, फ़ारेनहाइट का अलग होता है, टेम्परेचर का अलग होता है, केल्विन का अलग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मापक यंत्र जो है ताप को मापने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो भी जो मापक यंत्र है उसको क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग जो है बाकी और जो है इसमें की छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको हमको क्या करना है, देखना है।